नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम रीड स्पेशल साइंस की सीरीज के अंदर जो सिलेबस जारी हो चुका है उस सिलेबस के अंदर अपना जो फर्स्ट टॉपिक है उस फर्स्ट टॉपिक का थर्ड पार्ट आपके सामने लेके आ रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक बढ़िया टॉपिक है, यहाँ से काफी बढ़िया क्वेश्चंस पुट होते हैं। लास्ट ईयर भी आप देखना, पिछले सालों में देखना, यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पुट हुए हैं। उन्हीं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को उठाते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड पार्ट तक हम मॉडल परमाणु के जो है उनके मॉडल कर चुके हैं, हम थॉमसन का मॉडल कर चुके हैं, हम रदरफोर्ड को कर चुके हैं, हम बोर को कर चुके हैं, हम डोल्टन के बारे में पढ़ चुके हैं, हम परमाणविक अपरमाणविक कणों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, सिलेबस के अंदर चलते हैं। अपना जो आज का टॉपिक आज रहने वाला है वो है दोस्तों, स्टार्ट जो हम कर रहे हैं क्वांटम संख्याओं से। कहां से कर रहे हैं? क्वांटम संख्याओं से। तो बढ़िया अपना ध्यान जो बोर्ड पे लगा के बैठना, बढ़िया ढंग से सुनना। अपना आज का टॉपिक है क्वांटम संख्या। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम संख्याओं से। अब क्वांटम संख्याएं क्या होती है? क्वांटम संख्याएं वास्तव में एक चार संख्याओं का सेट है। कितनी संख्याओं का सेट है? चार संख्याओं का सेट है। ये चार संख्याओं का सेट क्या बताता है? चार संख्याओं का सेट बताता है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में, इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में, जो उपकोष है उनके ओरिएंटेशन के बारे में, उपकोष के ओरिएंटेशन के बारे में। तो अब यहाँ प्रश्न आता है पहले उपकोष का कि सही उपकोष क्या जुगाड़ है। तो हमें पहले उपकोष के बारे में पढ़ना पड़ेगा या कक्षकों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्वांटम संख्या से पहले हम इन कक्षकों को समझ लेते हैं कि ये होते क्या है, ताकि हम क्वांटम संख्या को बढ़िया ढंग से पढ़ सकें। कक्षक, हमने बात की थी कि जब कोई भी परमाणु है उसमें मध्य में क्या रहता है? नाभिक रहता है, और उसके चारों ओर बाद में इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग ऊर्जा स्तर, क्या नाम कहा था हमने? ऊर्जा स्तर, या हमने इन्हें कहा था कक्षा, या हमने क्या कहा था? इन्हें कोष कहा था। इनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। अब इन कक्षों को या फिर इन कोष को हम क्या करते हैं, या इन ऊर्जा स्तरों को अलग अलग भागों में देखते हैं, इनकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं। तो जब हम इनके बारे में थोड़ा सा आगे स्टडी करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि ये जो कक्षक हैं ये मुख्यतः, ये कक्षक जो है ये इनमें स्थित होते हैं। बता देता हूं मैं आपको, इन ऊर्जा स्तरों में स्थित होते हैं। पहले ऊर्जा स्तर के लिए हमने क्या नाम दिया था? इसको फर्स्ट बोला था, इसको हमने क्या बोला था? सेकंड बोला था, इसको हमने के भी बोला था, इसको हमने एल भी बोला था, के एल एम इस तरह आगे बढ़ते रहते हैं। तो वास्तव में जो कक्षक हैं ये इन्हीं ऊर्जा स्तरों में होते हैं। कक्षक और कक्षाओं में भेद है। कक्षा में कक्षक स्थित होते हैं, यानी कक्षकों को आप क्या नाम कह सकते हैं? उपकोष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उपकोष भी कह सकते हैं, क्योंकि ये किस में स्थित होते हैं? इन्हीं कोष में स्थित होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। पहला कौन सा? अस कक्षक। कौन सा? अस कक्षक। दूसरा कौन सा? पी कक्षक। दूसरा कौन सा? पी कक्षक। तीसरा कौन सा? डी कक्षक। तीसरा कौन सा? डी कक्षक। और चौथा कौन सा? अफ कक्षक। चौथा कौन सा है? अफ कक्षक। इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अस के बारे में। अस जो है इसकी आकृति गोलाकार रहती है। कैसी आकृति रहती है? गोलाकार रहती है। हम पहले इसको बड़े बड़े तौर पे से समझ लेते हैं। ऐसी आकृति गोलाकार रहती है। और कक्षक कहेंगे किसको? सामान्यतः अगर कोई पूछ ले कक्षक किसको कहेंगे, तो कक्षक वो जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम, पाए जाने की संभावना क्या होती है? अधिकतम होती है। ठीक है, ये कक्षक की परिभाषा, एग्जैक्ट परिभाषा। तो कक्षक चार प्रकार के। अब ये जो अस कक्षक है ये क्या रहेगा? गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। पी कक्षक कैसे होते हैं? पी कक्षक डंबल शेप के होते हैं। कैसे शेप के होते हैं? डंबल शेप के होते हैं। पी कक्षक तीन प्रकार के होते हैं। पी कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी अक्ष जो है वो एक्स एक्सिस पे रहता है, इस तरह एक्स एक्सिस पे रहेगा। पी वाई जो है वो कहाँ रहेगा? ये रहेगा वाई एक्सिस पे। किस पे एक्सिस पे रहेगा? वाई एक्सिस पे रहेगा, ये वाई एक्सिस। और जेड जो पी जेड है वो किस पे रहेगा? जेड एक्सिस पे रहेगा। किस पे रहेगा? जेड एक्सिस पे। शेप सेम रहेगी, शेप सेम रहेगी। शेप जो है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। बस मैं क्या बदल रहा हूं?
ये जो प्लेन है ये प्लेन बदल रहा हूं, ये प्लेन क्या है जेड, ये प्लेन क्या है वाई, कौन सा प्लेन है वाई प्लेन है। एक्स वाई जेड, पी एक्स पे जो है, पी एक्स अगर आप कक्ष की बात करो तो इसमें जो लोब है जो पालियां है वो किसके ऊपर होती है एक्स एक्सिस के ऊपर, पी वाई में पालियां वाई एक्सिस के ऊपर, और पी जेड के अंदर पालियां किसके ऊपर होती है जेड एक्सिस के ऊपर होती है। इसी तरह डी कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ये होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी एक्स वाई कहाँ होता है, डी एक्स वाई में पालियां, पालियां क्या है, इन्हें क्या हम बोलते हैं पालियां बोलते हैं, क्या बोलते हैं पालियां। पालियां हम किसको बोलेंगे, पालियां सामान्यतः इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की यही संभावना होती है और जगह नहीं। कक्षक जो है वो यही है, ये इनकी पालियां है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना, ये इसकी पालियां बोल सकते हो आप इसको। तो डी एक्स वाई में पालियां कहाँ होगी, डी एक्स वाई में पालियां होगी एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में यहाँ। जेड एक्सिस जो है वो बाहर की तरफ निकला होगा, डी ये है डी एक्स वाई। अगर डी वाई जेड की बात की जाए तो, डी वाई जेड की बात की जाए तो ये वाई ये जेड, ये इन दोनों के बीच में पालियां होगी। अगर डी एक्स जेड की बात की जाए तो डी एक्स जेड, यहां बना लेता हूं मैं डी एक्स जेड, ये एक्स ये जेड इन दोनों के बीच में। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के कहा होगी, एक्स और वाई के बीच में, यहां बना लेता हूं मैं, आपको इनके एग्जैक्ट डायग्राम भी दिखा दूंगा। ये एक्स है और ये वाई है, इनके ऊपर पाली होती है। अच्छा डी जो जेड स्क्वायर है ये कहाँ होगा, डी जेड स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर कहाँ लिख दिया मैंने, ये डी वाई जेड है सॉरी, यहाँ डी जेड स्क्वायर क्या होगा, डी जेड स्क्वायर ऐसे होगा, ये जेड एक्सिस ऐसे होगा, एक यहाँ ऐसे और इस तरह, ये होगा डी जेड स्क्वायर। एफ कक्षक क्या करते हैं हम नहीं पढ़ते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। मैं आपको इनको डायग्राम में शो कर देता हूं कि ये किस तरह क्या करते हैं होती है। यहां से हम इन आकृतियों को लेके आते हैं, ये रही, ये ज्यादा ठीक रहेगा। दिखाई दे रहा होगा आपको, ये अस गोलाकार शेप स्फेरिकल है, ये देखो पालियां, ये इस तरह डंबल शेप्ड है, किस तरह की शेप्ड है डंबल शेप्ड। पी एक्स में क्या है, पी एक्स में आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, पी वाई में आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे है, पी जेड में कहा है जेड एक्सिस पे है, ठीक है। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कहा है, ये एक्स और वाई एक्सिस पे, एक्स और वाई एक्सिस पे। डी एक्स वाई में कहा है, ये इस तरह है, जैसे ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो इधर पड़ा है इधर पड़ी है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से इसमें सही, तो मैं आपको एक केवल डी ब्लॉक, डी जो कक्षक हैं उनकी आकृतियां दिखाई गई, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये डी एक्स वाई के लिए है, तो ये एक्स और ये वाई यहाँ स्थित है, एक्सिस पे नहीं है, ये पालियां यहाँ स्थित है इनके बीच में, यहाँ डी एक्स जेड में देखिए एक्स और जेड के बीच में, ये एक्स है ये जेड इनके बीच में है, और डी जेड स्क्वायर में ये बीच में और एक ऊपर, और इस तरह आप इन चारों को देख सकते हैं। ये क्वांटम संख्याओं को बताने के लिए इतनी जानकारी कक्षकों की होनी आवश्यक है। क्वांटम संख्याओं की जानकारी के लिए हम क्वांटम संख्याओं की बात करेंगे तो कक्षकों की इतनी जानकारी हमें होना आवश्यक है। अब हम पढ़ते हैं क्वांटम संख्याओं के बारे में। हम क्वांटम संख्याओं को पढ़ के इनको ऊपर थोड़ी थोड़ी जानकारी हम वापस लेंगे, वो तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वापस से स्टार्ट करते हैं, क्या क्वांटम संख्या, क्या क्वांटम संख्या। आपको कक्षों के बारे में इतनी जानकारी होना एक बार जरूरी है। क्वांटम संख्या जो है वो 4 है, कितनी है 4। पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, पहली क्या है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है n से प्रदर्शित किया जाता है। n का मान जो है वो शुरू होता है कहां से, 1 से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है 1 से 4 तक चल सकता है। जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ती जाती है, हमने बात की थी इसके लिए n का मान क्या होगा 1, इसके लिए n का मान क्या होगा 2, इसके लिए n का मान क्या होगा 3 होगा। ये
इन कोस के लिए है ये। कोस के मान जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे n का मान भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, n का मान भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहे हैं, n का मान बढ़ने के साथ परमाणु की आकृति भी बढ़ रही है, परमाणु का आकार बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? आकृति तो वही, आकार बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? आकार बढ़ रहा है। जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है वैसे वैसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस जो बहुत मुश्किल से बांधे रखता है। इस वजह से n का मान बढ़ने के साथ साथ स्थायित्व घटता है। क्या होता है? स्थायित्व घटता है, स्थायित्व घटता है। पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3। मुख्य क्वांटम संख्या है वो किसके द्वारा दी गई? ये बोर के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? बोर के द्वारा, जिस वैज्ञानिक का नाम बोर है, जिन्होंने मुख्य क्वांटम संख्याओं को दिया। अच्छा, अब हम मुख्य क्वांटम संख्याओं को भी एग्जैक्टली देख लेते हैं होती क्या है। हमें दरअसल इन्हें एक सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, वरना कुछ शब्द यहाँ आते हैं, कुछ शब्द आगे आते हैं। जिन शब्दों को यहाँ समझ रहे हैं उनको यहाँ समझेंगे, जो शब्द आगे समझ रहे हैं वो वहां समझेंगे। मैं आपको प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में लिखवा रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। क्वांटम संख्याएं बोलेंगे किसको? क्वांटम संख्या वो संख्या होती है, सेट है ये, चार संख्याओं का सेट। क्या होगा? चार संख्याओं का सेट, जो क्या बताएगी? इलेक्ट्रॉन की स्थिति। क्या बताएगी? इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताएगी। अब इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्लियर मालूम चल रही है, n इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी के लिए 1 भर रहे हो आप, तो क्या कहेंगे? वो फर्स्ट ऑर्बिट में है। ऑब्वियसली बात है, पहली कक्षा में है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, कक्षकों का विन्यास, कक्षकों की आकृति के बारे में जानकारी देती है, के बारे में जानकारी देती है, जानकारी देती है। कौन देती है? ये जो सेट है ये देता है। समझ में आ गया होगा आपके कि क्वांटम संख्या हम किसको बोलेंगे और क्वांटम संख्या किस तरह इस चीज की, जिस तरह की जानकारियां दे रही है। क्वांटम संख्या चार प्रकार की होती है। पहले मुख्य क्वांटम संख्या है, जिसके लिए जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, देने वाले वैज्ञानिक का नाम बोर है। और n की वैल्यू जो 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 आगे बढ़ती है। n का मान बढ़ने के साथ साथ परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ने से स्थायित्व घटता है। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी जो क्वांटम संख्या है वो है द्विंगसी क्वांटम संख्या। कौन सी? द्विंगसी क्वांटम संख्या। द्विंगसी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन सा होता है ये? एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला था, ये द्विंगसी क्वांटम संख्या। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एल से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? एल से। एल का जो मान है या फिर द्विंगसी क्वांटम संख्या है, ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी सोमरफील्ड के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? सोमरफील्ड के द्वारा, सोमरफील्ड के द्वारा दी गई थी। एल का मान जो शुरू होता है, एल का मान शुरू होता है 0 से। कहां से शुरू होता है? 0 से। 1 2 3 इस तरह के चलता जाता है। अब इसमें क्या है? n इक्वल टू 1 है इसके लिए। n इक्वल टू क्या है इसके लिए? 1 है। आगे वाले के लिए n इक्वल टू क्या है? 2 है। तो यहां जैसे ही हम देखेंगे कि भाई s p d f चार कक्षक आए, चार कक्षक में s के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 0, p के लिए क्या होगी? 1, d के लिए 2, f के लिए क्या होगी? 3 होगी। p जो है वो कौन से ऑर्बिट का है? इसमें भी p है। सॉरी, पहले वाले में p नहीं होता, पहले वाले को तो छोड़ ही देते हैं, पहले की बात ही क्या करें, पहले वाले की बात हम स्पेसिफिक करेंगे। दूसरे वाले की बात करते हैं, इसमें s भी होता है और p भी होता है। तीसरे वाले की बात करें तो इसमें s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है। तो यहां मिलेगा क्या आपको? यहां अगर s है, इसके लिए s है, दूसरे वाले में s है, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। यानी इनको क्या लिखेंगे? 2s लिखेंगे और 2p लिखेंगे। अगर थर्ड वाला spd है तो इन तीनों के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। तो क्या लिखूंगा? 3s 3p और 3d लिखूंगा। समझ आ गई होगी बात आपको? अच्छा, s p d f h चल रहे हैं, तो s के लिए l की वैल्यू क्या होगी? यानी कि द्विंगसी क्वांटम संख्या की वैल्यू क्या होगी? 0, p की वैल्यू 1 होगी, d की वैल्यू 2 होगी, f की वैल्यू 3 होगी। याद रखने वाली बात, याद रखने वाली बात, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां ध्यान रखना। l की वैल्यू ना तो n के बराबर हो सकती और ना ही इससे बड़ी हो सकती। ये दोनों ही केस जो है वो नहीं हो सकते, ये दोनों ही केस
नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है अगर मैं ऐसे लिख दूं 1p, मैंने क्या लिखा 1p लिखा, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है इसके लिए, n की वैल्यू है 1, ये रही आगे दिखाई दे रही है, और p की वैल्यू के लिए, p के लिए l की वैल्यू कितनी है 1, दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, इसका मतलब 1p नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, कभी ये होगा ही नहीं। समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इनका किस तरह इनमें वैल्यू हम पुट करेंगे और किस तरह इनका काम रहने वाला है। ऐसे ही कोई कहते हैं कि क्या 2d होगा, क्या 2d होगा क्या, तो 2d में यहाँ n की वैल्यू कितनी है 2, n क्या बता रहा है, n वास्तव में कोस की संख्या को बता रहा है, n क्या बता रहा है आपको, n बढ़ने के साथ n इन कोस की संख्या है, लिख लीजिए आप यहाँ n कोस की संख्या को बता रहा है। जो ये वहां से नहीं समझ पा रहे वो एग्जैक्ट लिख लें कि अन एग्जैक्ट में है क्या। तो इस तरह आपको समझ में आ गया कि अन की वैल्यू और एल की वैल्यू किस तरह एक दूसरे से रिलेट करवानी है हमें, ये किस तरह हमारे काम की चीजें हैं। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ द्विंगसी क्वांटम संख्या है उसके लिए अपनी जो जानकारी है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये ध्यान रखना है एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, किसने दी थी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, चुंबकीय क्वांटम संख्या। थर्ड क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को प्रदर्शित किया जाता है m से। किसने दी थी, लैंडे ने। किसने दी थी, लैंडे नाम के एक वैज्ञानिक ने दी थी। लैंडे नाम का क्या है, एक वैज्ञानिक है, उसने इस संख्या के बारे में बताया था। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -l से +l तक, -l से +l तक। कैसे होती है, जैसे देखिए s की बात करते हैं, s के लिए l की वैल्यू कितनी है 0, p के लिए l की वैल्यू कितनी है 1, d के लिए l की वैल्यू कितनी है 2, f के लिए l की वैल्यू कितनी है 3। तो n की वैल्यू क्या होगी, -l से -l से +l, -l से +l, -l -0 से +0, ये तो बात एक ही रह गया। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया 0, ये क्या है 1, इसका मतलब -1 से +1, -1 से +1, तो -1 के बाद आ गया 0, उसके बाद आ गया +1, -2 से +2, l की वैल्यू 2 है ना, इसलिए -2 से +2, तो -2, उसके बाद -1, 0, +1 और +2, 3 है, तो प्लस सॉरी आप इस तरह प्लस भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है इस बात का, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। ये वास्तव में क्या बता रही है, इनमें आप ये कह सकते हैं कि जो इनके उपकोष हैं उनकी संख्याओं को बता रहे हैं। पी अभी बताया था, हमने बात की थी, यहां आप देखिए पी में हमने बात की थी, पी कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के, पी कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के, डी कितने होते हैं 5 प्रकार के, एफ कितने होते हैं 7 प्रकार के, कितने प्रकार के 7 प्रकार के, एफ कितने प्रकार के होते हैं 7 प्रकार के होते हैं, और एस जो है वो आपके सामने एक प्रकार का दिखाई दे रहा है। तो अब ये जानकारी वहां रिलेट होगी दोस्तों, यहाँ कैसे रिलेट हो रही है देखिए, एस में एक ही आ रहा है तो एक ही कक्षक मिलेगा, यहाँ 3 आ रहे हैं तो 3 मिलेंगे, यहाँ 5 और यहाँ 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये काम किसका है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, किसका है चुंबकीय क्वांटम संख्या का है। आपके समझ में आ गई होगी वैज्ञानिक का नाम और किस तरह एक दूसरे से रिलेट करती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों चौथा, चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सी है, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या को s से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं s से। किसने दी थी, गोल्ड स्मिथ ने। किसने, गोल्ड स्मिथ नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने इसको बताया था। गोल्ड स्मिथ किसका नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या बताएगी, ये इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताती है, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो हो सकता है कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो सकता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो उनके लिए ये वैल्यू अलग अलग होगी, यानी एक के लिए अगर +1/2 है तो दूसरे के लिए क्या होगी -1/2, कितनी होगी -1/2। दो ही प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, दो प्रकार की हो सकती है, +1/2 या -1/2 हो सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
आपके बात ये समझ में आ गई होगी। चार जो है क्वांटम संख्याएं किस तरह एक दूसरे को रिलेट कर रही है, इनको देने वाले वैज्ञानिक का नाम और ये किस तरह इनकी कहानियां है। अब हम बढ़ते हैं वापस कहां, कक्षकों पे थोड़ी सी कहानी वापस बात करते हैं कक्षकों की। कक्षकों की वापस बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले यहाँ इन क्वांटम संख्याओं को समझना जरूरी था। जब हम क्वांटम संख्याओं को समझ लेते हैं तो उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कक्षकों के लिए कुछ थोड़ी अन्य बातें तो रह जाती है। यहां हम बात करते हैं कक्षकों के लिए नोडल प्लेन की। किसकी बात करते हैं, नोडल प्लेन। किसकी बात करते हैं, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है, नोडल प्लेन वह तल होता है, क्या होता है, वह तल जहां इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, पाए जाने की संभावना क्या होती है, पाए जाने की संभावना क्या होती है, जीरो। क्या होती है, जीरो मिलेगी आपको। कैसे, जैसे देखिए हम बात करते हैं अपने एक लेके आते हैं पी को, लेके आते हैं वापस पी को, यहां से देखेंगे तो ज्यादा बढ़िया ढंग से समझ पाएंगे। ये रहा एक एक पी को ही समझेंगे। चलो इसको देखते हैं दोस्तों, इसको छोड़ते हैं, ये ज्यादा ठीक रहेगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा पी। अब ये जो है आपका, ये जो है ये तो वो हिस्सा है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा, इसमें भी सेम हुई है। ये तो कहां है, ये एक्स एक्सिस पे है, कहां है, एक्स एक्सिस पे, इस तरह एक्स एक्सिस पे ये इस तरह है। अब आप देखो ये जो इनके बीच में एक इस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में वाई और जेड प्लेन के पैरेलल एक इस तरह पट्टी डाली जा सकती है, एक बॉर्डर डाला जा सकता है जहां ये लोब नहीं आ रही। एक्स और वाई, वाई और जेड को चेक करो दोस्तों, ये वाला, ये जो दिखा रखा है ना, ये वाला दिखा रखा है, इसको चेक करो आप, ये ऐसे और ये ऐसे, इस हिस्से में कोई भी कहीं टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ही नहीं, पालिया ही नहीं है यहाँ पे, पालिया नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ही नहीं है। ऐसे यहाँ देखिए ये ऊपर है, ऐसे एक ऊपर आ गया नीचे आ गया। अब ये वाला प्लेन जो है ऐसे और ऐसे, यानी एक्स और वाई, एक्स और वाई, क्या एक्स और वाई में यहाँ इलेक्ट्रॉन, एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन, ये एक्स ये वाई, क्या इस प्लेन में, ये ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, इस प्लेन में क्या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है क्या, नहीं। क्या लोब यहाँ टच हो रही है क्या, पानी नहीं टच हो रही, तो क्या इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो ये जो प्लेन है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जीरो होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं। तो आपने देखा पी एक्स के लिए नोडल प्लेन है, पी जेड के लिए भी है, पी वाई के लिए भी है। तो अच्छा, और किसके लिए देखते हैं, अस के लिए भी चेक करते हैं, क्या कहानी है इसके लिए, सभी के लिए देखना पड़ेगा हमें। ये रहा अस के लिए, ये देखिए क्या अस में पूरा पूरा कवर कर रखा है इसने, क्या इस तरह कोई भी ऐसा प्लेन है जहां पाली नहीं आ रही ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होने की वजह से क्या है दोस्तों, इसमें एक भी ऐसा नोडल प्लेन नहीं है। इसमें नोडल प्लेन आपको दिखाई दे गया। इसमें देखिए दोस्तों एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है। अच्छा इसको भी हम दूसरे डायग्राम में समझते हैं ताकि बढ़िया ढंग से हमें समझ में आ जाए, इनको हटा देंगे बाद में। प्लेन की कहानी समझ में आनी चाहिए, अगर प्लेन की कहानी समझ में आती है तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी, रटना नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए एक यहाँ, एक यहाँ, एक उस तरफ, एक इस तरफ, एक तो है इस x और y के बीच में, एक x और यहाँ ये y का दूसरा हिस्सा y डैश उसके बीच में है, एक y डैश और x डैश के बीच में है, और x डैश और एक y डैश के बीच में है। तो ये जो सीधी लाइन यहाँ x और z जो प्लेन है, क्या बीच में से ऐसी एक खाली जगह नहीं है क्या, क्या एक सीधा धागा नहीं निकाला जा सकता जो लोब को बिना टच के निकल जाए, और क्या ऐसे ही एक धागा नहीं निकाला जा सकता लोब को बिना टच के निकल जाए, समझ में आ रही होगी आपकी बात। तो इस तरह इसमें भी लोब है, लोब है लेकिन ऐसी कल भी है जहां लोब टच नहीं कर रहे, और कितने हैं, एक और दो, एक ये और एक ये वाला, एक इस तरह एक इस तरह निकाला जा सकता है। कोई कहेगा सर ऐसे निकाला जा सकता है, ऐसे तो फिर ये कट हो जाएंगे पाली, तो इसका मतलब वो वाला प्लेन तो सही नहीं होगा। तो प्लेन ऐसा प्लेन चुनना है हमें जिस प्लेन में क्या हो कि इनके बीच में से निकल जाए और टच भी ना करे, यानी वहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जीरो हो। ये प्लेन और ये वाला प्लेन, इसमें ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन यहाँ थोड़ा अलग रहता है, यहाँ मैं आपको बता दूंगा, पहले इन दोनों में देख लेते हैं।
यहाँ देखिए, यहाँ ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन, ये वाला प्लेन कौन सा है, एक्स जेड प्लेन है, और ये वाला कौन सा प्लेन है। अच्छा, यहाँ एक्स और वाई इनके बीच में है, तो आप इस पूरे को देखिए, यहाँ सीधा ऐसे निकाला जा सकता है, एक इनके प्रॉपर ऐसे बीच में से। तो ये हमें इस तरह अपना, शायद इसने डी एक्स स्क्र और वाई स्क्र जो है इनको थोड़ा गलत दे रखा है, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र को इसने गलत डायग्राम बना रखा है, डी एक्स वाई स्क्र को। दरअसल ये जो है डी एक्स स्क्र वाई स्क्र कहाँ होगा, ये तो एक्स के ऊपर होगा, और जो ये है वाई जो है वाई के ऊपर होगा, इस तरह। तो इस तरह क्रॉस निकलेंगे इससे, क्या निकलेंगे, क्रॉस, दो होंगे लेकिन क्रॉस निकलेंगे इससे। तो अच्छा, यहाँ इसमें आप देखेंगे, इसमें जो है वो सीधे प्लेन नहीं मिलेंगे, आप इसमें ये इस तरह क्या करती ढूंढो, देखो ये इस तरह ऊपर जाने वाले से, और ऐसे ही सेम ऐसे नीचे आने वाले, इस क्या करती है सीधा, हमें ऐसे देखने पड़ेंगे, इस तरह प्लेन में, इस तरह। ये जो है यहाँ आके टच करेगा यहाँ, और यहाँ तक ये किसी भी पॉली को टच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये ऐसा प्लेन है जहां क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होगी। तो आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब इनके ऊपर आगे बढ़ते हैं, करते हैं इनको, जो अपने यहाँ काम की चीजें हैं वो करते हैं, वहां बढ़ते हैं। क्वेश्चन आते हैं दोस्तों यहाँ से, और जिस हिसाब से एग्जाम पुट हो रहा है, एग्जाम किया जा रहा है, उस हिसाब से तो बढ़िया संभावना बन जाती है। अब यहाँ प्लेन जो है ये भी दो प्रकार के मिलेंगे, एक तो हमने सीधे प्लेन प्राप्त किए जैसे आपने देखा, तो इनको तो हम जनरली हम किस नाम से बोल देते हैं, नोडल प्लेन ही बोल देते हैं, या फिर एंगुलर नोडल प्लेन, क्या बोल देते हैं, एंगुलर नोडल प्लेन, एंगुलर नोडल प्लेन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एंगुलर नोडल प्लेन बोल देते हैं। अच्छा, एक और टाइप का प्लेन होता है कैसा, रेडियल प्लेन, कैसा होता है, रेडियल नोडल प्लेन, रेडियल नोडल प्लेन, रेडियल नोडल प्लेन, रेडियल नोडल प्लेन, रेडियल नोडल प्लेन। एंगुलर आप समझ गए होंगे, अस के अंदर तो इसकी संख्या 0 थी, एक भी प्लेन नहीं था, दिखाई दिया था कि आपको एक भी प्लेन नहीं दिखाई दिया था, वापस उनको डायग्राम को नहीं लेके आ रहे, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, हम एक बार समझा चुके हैं वहां से, आप अगर समझ नहीं आए तो वहां से आप दोबारा देख सकते हैं। पी के अंदर कितने मिलेंगे, पी के अंदर एक्स वाई प्लेन मिल रहा था, क्या मिल रहा था, एक्स वाई प्लेन मिल रहा था, एक्स वाई प्लेन यानी कि अगर आप देखेंगे ऐसे, अगर इस तरह दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से एक प्लेन मिल रहा है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन यानी पी के लिए आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा, पी एक्स वाई के लिए भी एक मिलेगा, पी वाई जेड के लिए भी एक मिलेगा, और पी एक्स जेड के लिए भी क्या मिलेगा, एक मिलेगा। बात करते हैं डी के लिए, तो डी एक्स वाई के लिए कितने मिल रहे थे, दो मिल रहे थे, डी वाई जेड के लिए कितने मिल रहे थे, दो मिल रहे थे, डी एक्स जेड के लिए कितने मिल रहे थे, दो मिल रहे थे, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के लिए भी कितने मिले, दो मिले, और डी जेड स्क्र के लिए भी कितने मिले, दो मिले। वास्तव में ये कोनिकल एंगल, कोनिकल नोडल प्लेन है, कौन से प्लेन है ये, कोनिकल नोडल प्लेन, कोनिकल नोडल प्लेन है। समझ में आ गया होगा आपके कि किस तरह इसके अंदर प्लेन मिल रहे हैं अपने को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं रेडियल नोडल प्लेन। रेडियल नोडल प्लेन आपको समझना पड़ेगा कि जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, तो ये 2p के लिए है, किसके लिए, 2p के लिए, 3p कैसा होगा, 3p ऐसा होगा, से कलर चेंज कर लेता हूं मैं इस तरह, ये है, ये है, और ये 2p, ये क्या है 2p, और ये क्या है 3p। तो बीच में ये वाला स्पेस जो है, कौन से वाला, ये वाला, यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम है। अच्छा, ये क्या प्लेन है क्या, जैसे हमने देखे थे वैसा प्लेन है क्या, एंगुलर प्लेन है क्या, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है कर्व, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेडियल नोडल प्लेन। ये 2p में तो है नहीं, 2p से 3p में आता है, तभी ये आपको मिलेगा प्लेन इस तरह। तो अगर आप बात करें कि अस में कोई नोडल प्लेन, अच्छा अस में कैसे होगा, अस में भी ऐसे होगा,
ये हो लिया। अब अस के बाद ये तो हो गया 1s के लिए। अगर 2s आप देखो तो 2s इसके चारों ओर मिलेगा, 2s इसके चारों ओर, यहाँ एक और सर्किल मिलेगा इस तरह, एक और सर्किल मिलेगा। तो नोडल प्लेन किस तरह काम में आया, ये बीच वाली जगह जो है वो खाली होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं होगी कि यहाँ पालिया नहीं है, पालिया नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, एक नोडल प्लेन आ गया। तो इसी तरह किसमें है, डी की कहानी है, उसमें भी एक आगे बढ़ेगा तब आपको जाके पोल मिलेगा, प्लेन मिलेगा। अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो आपको प्लेन भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब 1s के अंदर कोई प्लेन है क्या, रेडियल नोडल प्लेन नहीं है। 2s में हाँ एक है, 3s में कितने मिल जाएंगे, फिर 2 मिल जाएंगे। 2p स्टार्ट हो रहा है, 1p होता ही नहीं है दोस्तों। 1p क्यों नहीं होता, 1p इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू कितनी है, 2 सॉरी 1 है, s p के लिए 1 होती है, तो दोनों इक्वल है, तो इसलिए 1p होता ही नहीं है, हमने बात भी की थी वहां पे। तो 2p के लिए क्या होगा 0, 3p के लिए क्या होगा 1 और 4p के लिए क्या होगा 2, 5p के लिए क्या होगा 3। सेम इसी तरह d स्टार्ट होता है 3d से, तो इसमें क्या होता है 3d के लिए 0 है और 4d के लिए 1, 5d के लिए 2, इस तरह ये कहानी चलेगी। चलिए दोस्तों, ये अपना काम हो चुका है, हम रेडियल नोडल प्लेन के बारे में और एंगुलर नोडल प्लेन के बारे में बात कर चुके हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह जो है वो कुछ ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, तो उनके पाए जाने की संभावना नहीं होती, ऐसी जगहों को हम नोडल प्लेन बोलते हैं। ये हम यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, कहाँ से, यहाँ से हमने पहले हमने उपकोष कक्षों के बारे में बात की, अलग अलग प्रकार के बारे में बात की, और उसके बाद में हमने क्वांटम संख्याओं को स्टार्ट किया, अलग अलग क्वांटम संख्याओं को पढ़ा, और एक क्वांटम संख्या किस तरह इनके साथ रिलेट करती है, किस तरह इनका काम होता है, किस तरह काम नहीं होता, तो ये हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे। बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको वो क्वेश्चन पूछता हूं, आप देखना। ये रहा, ये दोनों ही है, पहले हम एक को देख लेते हैं फिर हम दूसरे को देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेल, दोनों एक साथ ही आ गए, एक दूसरे के ऊपर आ गए, कोई बात नहीं, ऊपर वाला देख लेते पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेल आर नॉट पॉसिबल, कौन से पॉसिबल नहीं है, 1p के लिए, 1p के लिए 1p के लिए n की वैल्यू कितनी है, 1p के लिए n की वैल्यू कितनी है, 1 है। पेन दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी है 1 है, और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1 है, इक्वल है, नहीं होगा। 2s के लिए n की वैल्यू कितनी है 2 और l की वैल्यू कितनी है 0, नहीं होगा, l की वैल्यू बड़ी है। 3f के लिए n की वैल्यू कितनी है 3 और l की वैल्यू कितनी है spdf यानी 3, तो ये भी नहीं होगा। 4d के लिए n की वैल्यू कितनी है 4 और l की वैल्यू कितनी होती है spd 2 होती है, ये पॉसिबल है, इक्वल है, ये पॉसिबल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ n एंड l इंडिकेट द नेम ऑफ सबसेल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। n की वैल्यू क्या है 3, इसका मतलब आगे तो आ गया 3, और l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है spd, d के लिए होती है, तो ये 3d। n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 1 होती है p के लिए। n इक्वल टू क्या है 6 और l की वैल्यू 0 तो s के लिए 5, n की वैल्यू और l के लिए spdf। समझ आ गया होगा आपके कैसे करना है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे, ये हम कर चुके हैं। हमारी क्वांटम संख्याएं जो है वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, हमारी क्वांटम संख्याएं कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है, इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है। इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए कुछ नियम है, इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए क्या है, कुछ है नियम है, वो नियम देख लेते हैं कैसे नियम है। इलेक्ट्रॉन को भरने के नियम, सबसे पहला नियम है ऑफ बो का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है, ऑफ बो का सिद्धांत। ऑफ बो का सिद्धांत क्या है, ऑफ बो क्या कहते हैं, ऑफ बो ने कहा है, वैसे तो ऑफ बो जो है
जर्मन शब्द है। क्या है? जर्मन शब्द है। इसका मतलब है कक्षकों को भरना, कक्षकों को भरना। ऑफ वो ये कहता है कि कोई भी तत्व में, तो कोई भी तत्व के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो वो बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, बढ़ते क्रम में भरा जाता है, बढ़ते क्रम में भरा जाता है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, ऊर्जा कैसे मालूम चलेगा अभी देख लेंगे हम। उसके बाद 2 नंबर है, वो है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत ये बात कहता है कि चारों, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो उनकी जो चार, जो उनकी क्वांटम संख्या है वो कभी पूरी तरह क्या नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती। किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए, दो इलेक्ट्रॉन के लिए, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? समान नहीं हो सकती। समान, लिख देता हूं मैं, समान नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? देखिए, मान लिया कि 2s में कोई इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं इस तरह, ठीक है, ऐसे भरे जाएंगे वो। अगर 2s में इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं या 2s के लिए है तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू 2 हो जाएगी। l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। m की वैल्यू क्या हो जाएगी? m की वैल्यू 1 है, तो एक ही कक्षक होंगे वहां, उसका तो इश्यू नहीं है। s की वैल्यू, s की वैल्यू जो है इसके लिए अगर माइनस प्लस 1/2 है तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगी? माइनस 1/2। यानी अगर एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसलिए उल्टे डायरेक्शन में दिखाया है। एक ही उपकोष में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन कभी भी चारों जो क्वांटम संख्या है वो क्या नहीं हो सकती? समान नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हुंड की बहुलता का नियम, अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड क्या कहता है? हुंड ये कहता है कि आप किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, जैसे कि मान लिया कि आपने 3D में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। किसमें भर रहे हैं? 3D में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। 5 हो गए 3D में, ये हमने 5 पढ़े हैं 3D के टाइप, तो दिए हुए 5 हो गए। तो 5 में आपके पास मान लिया कि 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो मैंने एक ऐसे भरा, दूसरा ऐसे भरा, तीसरा ऐसे भरा। हुंड कहता है ये गलत है। हम कैसे भर सकते हैं? पहले आप सिंगल भरो सभी में। पहले आप क्या भरो? सिंगल भरो। 4 इलेक्ट्रॉन हो तो चौथा यहाँ आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन पांचवें यहाँ आएगा, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। तो अधिकतम बहुलता का नियम क्या कहता है? ये कहता है पहले इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होंगे, युग्मित नहीं होंगे जब तक कि सभी उपकोषों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न भर दिए जाए। जब तक न भर दिए जाए ना सभी में, तब तक आप डबल नहीं कर सकते। बहुत ही आसान नियम है हुंड की बहुलता का नियम, और इन्हीं नियमों से प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था 2023 के अंदर, उसमें क्वेश्चन भी आया था। अब देखते हैं नेक्स्ट, n प्लस एल का नियम। n प्लस एल का नियम। n प्लस एल का नियम क्या कहता है? n प्लस एल का नियम ये कहता है कि जैसे कि मान लो कि जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसके लिए n प्लस एल की ऊर्जा का मान भी क्या होगा? कम होगा। जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम होगी, जिस कक्ष के लिए, उसके लिए ऊर्जा का मान भी कम होगा। जैसे कि कोई ऐसे कर ले कि 4s या 3d, इन दोनों में से पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? तो जिनकी ऊर्जा कम उसमें भरे जाएंगे। ऊर्जा कैसे मालूम चलेगा? n प्लस एल करो। इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 4 है। l की वैल्यू कितनी है? 0 है। n की वैल्यू कितनी है? 3 है। l की वैल्यू कितनी है? spd 2 है। तो यहाँ n प्लस एल लगाया, कितना हो गया? 4 प्लस 0 कितना हो गया? 4। यहाँ 3 प्लस 2 लगाया, कितना हो गया? 5। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? 4s में। किस में आएंगे? 4s में। ये अपना यहाँ लास्ट टॉपिक है आज का, जिसके लिए
जिसके लिए n+l का मान कम होगा, मान कम होगा उसके लिए ऊर्जा भी कम होगी। तो ये एक सीक्वेंस बनता है। कैसा सीक्वेंस बनता है वो देख लेते हैं, एंड करते हैं फिर आज की क्लास को। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 4f 5f। इनको कैसे किया जा सकता है? सीक्वेंस में ऐसे किया जा सकता है, इनके ऊपर राउंड सर्किल लगाओ और क्रॉस लाइन पास करवानी है। सर्किल लगाने से हो जाएगा, गलतियां नहीं होंगी और कुछ भी नहीं है, डिजाइन नहीं है ये। सर्किल लगाने से अलग अलग कलर इसलिए ताकि आपको पीछे वाला छिप ना जाए। अब इनमें क्रॉस लाइन लगाओ, कैसे लगेगी? इस तरह। देखो एग्जैक्ट निकल रही है। अगर आप सही लिखेंगे तो ये अपने आप सही होगा, अपने आप सीक्वेंस में आ जाएगा ये, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे? 1s में। किसमें भरे जाएंगे? 1s में भरे जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे? 2s में भरे जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे? 2p में भरे जाएंगे। उसके बाद किसमें भरे जाएंगे? 3s में। 3s के बाद किसमें भरे जाएंगे? 3p में। 3p के बाद किसमें भरे जाएंगे? 4s में। 4s के बाद किसमें भरे जाएंगे? 3d में। इस तरह के चलता रहेगा। 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, ये इस तरह से चलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का टाइम अपना हो चुका है। हमने काफी कुछ किया आज की क्लास जो है वो अगर आप देखो तो इस पूरे टॉपिक का सबसे थोड़ा ऐसे कॉम्प्लेक्स टाइप का टॉपिक है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, हर बार होते हैं, पीछे भी आए हैं, आगे भी आएंगे। हम प्रयास करेंगे कि आपको इस पे ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज अवेलेबल करवाएं, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो, आपके क्वेश्चंस के सही होने की संभावनाएं भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे जहां पाने की संभावनाएं अधिक होती है, वो नोडल इनको बोलते हैं हम पालियां, या फिर इनको कैसे बोलते हैं, वैसे ही आपकी संभावनाएं भी सबसे ज्यादा यही होगी। चलिए दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।